नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है, सितंबर में आपका पेपर लगा हुआ है। और जो फॉरेंसिक साइंस की पहली क्लास थी वो आपको दे दी गई है। उसको आप नोट्स बना कर के एक दो बार रिवाइज़ ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा समय देंगे फटाफट वो रिवाइज हो जाएगा। और कोशिश करूँगा कि लास्ट में कंप्लीट होने के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्लास लाने की कोशिश करूँगा। समय कम मिल पाता है, इस वजह से क्लास में देरी हो जाती है। और अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेंड कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की भूमिका और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और फ्राई और डॉवर्ट का नियम, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं क्या है, इनकी भूमिका क्या करती हैं? ये सबूतों की वैज्ञानिक जांच करती हैं जो हमें घटनास्थल पर मिलते हैं। उन साक्ष्यों की जांच करना वैज्ञानिक तरीके से और एक रिपोर्ट तैयार करना जिससे अदालत में न्याय मिलने में आसानी हो सकती है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लिखा हुआ है जैसे कि अपराध के सबूतों की वैज्ञानिक जांच करके न्याय व्यवस्था की मदद करना। ये संस्थान पुलिस और अदालतों को समझने में मदद करते हैं कि अपराध कैसे हुआ और दोषी कौन है। जैसे किसी व्यक्ति को मारकर लटका दिया गया है तो जांच के दौरान यह पता चलेगा कि सुसाइड किया है खुद से या फिर उसे मार करके लटकाया गया है, किस प्रकार से, इसमें कौन कौन दोषी हैं। तो यह सब जानने में प्रयोगशालाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या है आगे देखते हैं। सबूतों की जांच, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं जैसे ब्लड मिल गया, नेल्स मिल गए, हेयर हैं, फिंगरप्रिंट है, या कोई हथियार मिलता है, गन है, चाकू है, इन सब की वैज्ञानिक जांच होना, इनके निशानों की जांच होना। और डीएनए और टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए प्रोफाइलिंग से क्या होता है पहले भी हम बता चुके हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग से व्यक्ति की पहचान की जाती है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? ये जैसे जहर या ड्रग्स के मामले होते हैं वो टॉक्सिकोलॉजी सॉल्व कर देता है। सबूतों की जांच करना, डीएनए और टॉक्सिकोलॉजी। और अगला पॉइंट आता है इसमें डिजिटल फॉरेंसिक। डिलीट किया डेटा, जैसे क्रिमिनल क्या करता है, बहुत होशियारी करता है कि क्राइम करने के बाद डेटा को डिलीट कर दिया गया तो वह भी रिकवर हो जाता है। कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाती हैं, चैट्स। डिजिटल की दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता है। आपने एक बार उस पर इंटर किया, आप उसको डिलीट कर देते हैं, वो आपकी नज़र में डिलीट हो जाता है। डिजिटल की दुनिया में आप कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल प्रिंट्स वो कभी डिलीट नहीं होते हैं। वो सर्वर पर जाकर के जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे भी डेटा मिल सकता है, या फिर कोई मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा मिला या हमारी लैब में उनको रिकवर कर लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोई क्राइम हुआ, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो स्पष्ट उसमें आ जाता है कि क्या घटना हुई है वहाँ पर। अदालत में गवाही देना, फॉरेंसिक लैब्स ये सब जांच करने के बाद में एक रिपोर्ट बनाती हैं और वो रिपोर्ट सबमिट होती है, अदालत में जाती है तो वैज्ञानिक को बुलाया जाता है, सबकी गवाही होती है। वैज्ञानिक कोर्ट में जाकर के अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि हमने यही रिपोर्ट हमने बनाई है। यह रिपोर्ट हम फिर उस पर वकील बहुत सारे सवाल करते हैं कि यह रिपोर्ट किस आधार पर बनाई है, तो वो बताते हैं कि ये मिला था हमें, इस आधार पे ये हमारा वैज्ञानिक फार्मूला है, इसके आधार पे हमने निकाली है जो सर्वमान्य है। सत्यता की अपनी गवाही देते हैं कि ये जो है हमने निष्पक्ष तरीके से बनाया है और जो इसमें रिपोर्ट आई है यह सत्य है। अब ये मुझे नहीं पता यह पीड़ित का बचाव कर रही है या
अपराधी का बचाव कर रही है। इससे वैज्ञानिक को कोई लेना देना नहीं होता है। अपराध तय करना, फॉरेंसिक साइंस के जो हमारे एविडेंस होते हैं वह कोई अगर गवाह नहीं मिल रहा है, मौखिक गवाह नहीं मिल रहा है, तो वो एविडेंस काफ़ी होते हैं कि केस को डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज मिला और वहाँ पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, कोई कह रहा है मुझे नहीं पता, हम थे नहीं, हमें ये नहीं पता, हम उस समय यहाँ पर नहीं थे, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं क्या वहाँ पर घटना हुई है और उससे केस की डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो ये मुख्य भूमिकाएं हैं, आप नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान में नैतिकता, गुणवत्ता और कानूनी मानक, ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जो वैज्ञानिक सबूत को अदालत में भरोसेमंद बनाते हैं। इनके बिना कोई भी वैज्ञानिक रिपोर्ट कानून की नज़र में अमान्य हो सकती है। नैतिकता, एथिक्स, क्वालिटी और जो फ्राई और डॉबर्ट के स्टैंडर्ड्स हैं। फ्राई और डॉबर्ट स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में एक केस हुए थे, 2 केस हैं फ्राई और डॉबर्ट अलग अलग, उन्हीं में कुछ अमेरिका की अदालत ने निर्णय दिए थे, उनको हम आगे पढ़ेंगे और वो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं, फॉरेंसिक्स की दुनिया में, और कोर्ट इन्हें मान्य करती है। नैतिकता क्या है फॉरेंसिक साइंस में? एथिक्स इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के व्यवहार ईमानदारी और वैज्ञानिक सत्यता से जुड़े हैं, यही नैतिकता है। मोरालिटी, कितने आप निष्पक्ष हैं। वैज्ञानिक का काम किसी आरोपी को फंसाना या बचाना नहीं होता है, केवल सच सामने लाना होता है। उसको यह नहीं पता कि यह आरोपी यहाँ पर कौन है और पीड़ित कौन है, उसके पास एविडेंस जाते हैं, उसको क्या रिक्वायरी की गई है कि क्या जांच करी जाए, इसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट लिखते हैं, भेजते हैं, क्या क्या इसमें जानकारी चाहिए आपको, वो रिपोर्ट अपनी जांच करके देते हैं। ईमानदारी, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, मिलावट ना करना, उन्हें चेंज ना करना। इंटीग्रिटी को डिनोट करता है। किसी लैब में अगर सबूतों से ही छेड़छाड़ हो जाए तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। अगला है गोपनीयता। जितनी भी ये केस रहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं। वैज्ञानिक, फॉरेंसिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपनी तरफ से किसी तरह का बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वह सिर्फ अपने अधिकारियों और जो संबंधित जरूरी होंगे विभागीय लोग, उन्हीं से इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बाकी किसी और से नहीं। जैसे अदालत में आए तो अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे, पुलिस को कुछ रिपोर्ट्स में नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बताएंगे। बाहरी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, पूरी केस की कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखी जाती है। योग्यता का सही प्रदर्शन, कॉम्पिटेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे डोमेन होते हैं, कोई फिजिक्स देख रहा है, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई ओडोंटोलॉजी, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, कंप्यूटर साइंस फॉरेंसिक है। तो हर डोमेन का एक एक्सपर्ट वैज्ञानिक होता है, एक्सपर्ट होता है, जो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की है, एक्सपर्ट किसे कहते हैं। अपने सब्जेक्ट का जो माहिर होता है वो एक्सपर्ट होता है और वो अपनी रिपोर्ट उसी एविडेंस में देता है जिसमें वह सक्षम हो। जैसे कोई फिजिक्स का वैज्ञानिक है तो वो अपनी फिजिक्स के संबंधित चीज़ों को रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसे कि गन्स हैं, चाकू हैं, साइज, शेप, घाव का आकार कितना था, कितनी दूरी है, ये सब केमिकल से संबंधित हैं तो अपना देखेगा, और कंप्यूटर साइंस से संबंधित तो अपने देख करके एविडेंस की रिपोर्ट तैयार करेगा। तो ये है हमारी जो है नैतिकता में आती है कौन कौन सी? निष्पक्षता, ईमानदारी, गोपनीयता, योग्यता का सही प्रदर्शन। अगला देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण।
ये क्या है? ये प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कमी, कोई फॉल्ट हो, कोई एरर हो, उसको रोकने के लिए मजबूत एक ढांचा बनाया गया है, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। क्वालिटी एश्योरेंस विशेषता गुणवत्ता आश्वासन क्या है? यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन में हम वहाँ पर देखने को मिलेगा क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो गलतियों को होने से पहले रोकने पर ध्यान देती है। जैसे कि कोई एविडेंस की जांच होनी है तो उसमें यह पहले से एश्योर किया जाता है कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं पर नियम बनते रहते हैं और वैज्ञानिक को अच्छे तरीके से वो आते हैं नियम फॉलो करना। आगे है पूरी प्रणाली और प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती है। यह पूरी प्रणाली प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती हैं। ये 2 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रयोगशालाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ISO IEC 17025 नियम, ये NABL द्वारा दिया जाता है। स्टाफ की ट्रेनिंग देना और ऑडिट करना। जैसे कोई प्रयोगशाला बनी है तो उसमें उसकी संचालन प्रक्रिया क्या है, उसमें स्टाफ जो है उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से करानी है और समय समय पर ऑडिट करना, ये सब किस में आता है? क्वालिटी एश्योरेंस में आता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो हमने हाईलाइट किए हैं तीनों पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यह एक प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है, काम के दौरान त्रुटियों को पकड़ने पर ध्यान देती है। जैसे कोई जांच हो रही है तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल रखना है, कहीं केमिकल कोई बनाना है तो केमिकल ज़्यादा ना हो जाए जिससे हमारा जो एविडेंस आया वो ख़राब हो जाए और कोई रिजल्ट ही ना निकले। उत्पाद या जांच के परिणाम पर केंद्रित होती है। क्वालिटी कंट्रोल से क्या होता है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी और उस पर नियंत्रण होगा तो कोई भी जांच करी जाएगी तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। जैसे मशीनों का रोज़ाना कैलिब्रेशन करना, मशीनों की जो हमारी वहाँ पर हैं उनकी समय समय पर उनको अपडेट करते रहना, उनको देखभाल करना, उनको जो हमारे केमिकल्स हैं उनकी जांच करना, किट जो केमिकल किट हैं कि कोई एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं और एक्सपायर किट को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। कंट्रोल सैंपल्स रन करना। कंट्रोल सैंपल्स क्या होते हैं, जैसे एक संदिग्ध पदार्थ का स्वेब गया है। स्वेब का मतलब होता है जैसे किसी कॉटन में कहीं पे कोई ब्लड जैसा लगा हुआ है तो कॉटन में उस ब्लड को लेना और उसको प्रॉपर तरीके से भेजना, वो होता है स्वेब। या सलाइवा है, कुछ भी इस तरीके से जो लिक्विड होते हैं उनको कॉटन पे लेना तो स्वेब होता है। कोई केमिकल बनाया जैसे ब्लड टेस्ट करना है कि इसमें ब्लड है या नहीं है, वो देखने से तो रेड कलर का लग रहा है लेकिन ब्लड है या नहीं है यह चेक करने के लिए बेंजीन टेस्ट होता है, बेंजीन टेस्ट बोलते हैं उसको। आगे हम उसको पढ़ेंगे। बेंजीन टेस्ट में फार्मूला होता है, केमिकल्स होते हैं। पहले तो ये केमिकल मैनुअल बनाने पड़ते थे, दो केमिकल अलग अलग बनते हैं, प्रॉपर मात्रा में उनको मिला करके 2 केमिकल अलग अलग बनते थे, उनको एक साथ डाला जाता था। अभी क्या हो गया है, अभी अपडेट हो गया है तो किट आने लगी हैं, बना बनाया केमिकल आता है तो उनको जो है किसी कॉटन सैंपल पे पहले चेक करना है कि जो हमने ये सैंपल बनाया है, जो इसका रिजल्ट आना है, जो कलर में डिफरेंस आना है, वो ऐसा तो नहीं कि ये जो नमूना है जो सादा है, जो संदिग्ध नहीं है, उसमें भी वही कलर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जो संदिग्ध पदार्थ था उसमें मान लो ब्लू कलर आना है केमिकल टेस्ट के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे केमिकल गड़बड़ बना हुआ हो और हम सादे कॉटन पे चेक करते हैं उसको डाल के कि कहीं ऐसा तो नहीं ये ब्लू आ रहा है। अगर सादे कॉटन पे भी ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब हमारा
केमिकल गड़बड़ बना हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में आता है ये कंट्रोल सैंपल्स को रन करना। कोई भी जांच करने के पहले सैंपल्स पे हम उसको टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्राई और डॉवर्ट का नियम, ये क्या है? ये अमेरिका की अदालत के फैसले हैं जो वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ की गवाही को अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार करें या ना करें यह बताता है। अमेरिका के हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया पूरे जितनी भी अदालतें हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, वो सभी इसको मान्य करती हैं। क्या है ये? आगे देखते हैं। फ्राई रूल्स, फ्राई स्टैंडर्ड, ये 1923 का एक केस है, फ्राई वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें मूल सिद्धांत क्या दिया गया? इसे सामान्य स्वीकृति का नियम कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फ्राई मानक संबंधित है सामान्य स्वीकृति के नियम से, ऑप्शन दिया होगा, या फिर हो सकता है इसका सन भी पूछ लिया जाए, लगता नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। सामान्य स्वीकृति का नियम क्या कहता है? कोई भी वैज्ञानिक तकनीक अदालत में तभी मान्य होगी जब उस क्षेत्र के वैज्ञानिक समुदाय में उसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया हो। मतलब जैसे कोई फॉरेंसिक लैब से जांच होकर के गई है रिपोर्ट्स, वो तभी मान्य होगी जब वो वैज्ञानिक कम्युनिटी, जैसे जो फिजिक्स की कम्युनिटी है, जो भौतिक से संबंधित वैज्ञानिक हैं या जो केमिस्ट्री से संबंधित हैं, जिस तरीके की वो रिपोर्ट है, जिस एविडेंस से संबंधित, क्या वो जो उसमें तरीके अपनाए गए हैं, क्या वो सर्वव्यापी हैं? क्या वो वैज्ञानिक तरीके से किए गए हैं? क्या उनको इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार किया गया है? तो ये है सामान्य स्वीकृति का नियम। कमी क्या है इसमें? कमी एक ये रह गई, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जांच करने की, कोई मशीन आ गई मान लो। अब क्या है, वो मशीन हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, कहीं से शुरुआत हुई। अब उसमें क्या हुआ कि वैज्ञानिक समुदाय, जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है, उसमें उसको पहचान बड़ी नहीं मिल पाई, अभी वो चलन में नहीं आ पाई। तो क्या हुआ, इस नियम के तहत अदालत उस जो रिपोर्ट वैज्ञानिक प्रस्तुत करते थे उस रिपोर्ट को खारिज कर देते थे, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है उसमें जो नियम फॉलो किए गए हैं, जो जांच की गई हैं, वो वैज्ञानिक कम्युनिटी में तो पता है नहीं, अभी शुरुआत हुई है। तो उस रिपोर्ट को क्या है, खारिज कर देती थी कि ये तो आप अपनी तरीके से बना के ले आए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, वो खारिज हो जाती थी। तो इसके आगे आया डावर्ट स्टैंडर्ड। डावर्ट स्टैंडर्ड 1993 में आया। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, फ्राई के जो स्टैंडर्ड थे उनको बदल दिया गया, बस इसमें एक स्टैंडर्ड रखा गया, वो आगे बताएंगे। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया न्यायाधीश जो हैं वो एक गेट कीपर की भूमिका अदा करें, द्वारपाल की, खुद साक्ष्य की वैज्ञानिक वैधता की जांच करते हैं। द्वारपाल क्या करता है, गेट कीपर क्या करता है, जो भी एंट्री करता है तो उसकी जांच करता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो विधि विरुद्ध है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वहाँ पर के संगत ना हो। तो न्यायाधीश को इसमें द्वारपाल की भूमिका दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो खुद साक्ष्य की वैज्ञानिक वैधता की जांच करते हैं। क्या है नियम, अदालत वैज्ञानिक स्वीकार्यता तय करने के लिए 5 मापदंड अपनाती है। कौन कौन से हैं? परीक्षण क्षमता, पहला है टेस्टेबिलिटी, क्या उस तकनीकी या थ्योरी का जो इसमें यूज किया गया, क्या उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा चुका है, क्या वो मान्य है, या फिर अपने तरीके से अपना केमिकल बना करके और टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि सर ये होता है, ये कलर चेंज हो गया, ये इसमें
ऐसा हो गया वैसा हो गया और ये हमने जांच करके दिया है। तो अपने कहीं मनमाने तरीके से तो नहीं ये वैज्ञानिक जो है जांच करके और रिपोर्ट बना दिए हैं। तो टेस्टेबिलिटी है, क्या वो थ्योरी जो है वो मान्य है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया है। तो हमारे जो वैज्ञानिक सहायक जो हमारे वैज्ञानिक गवाही देने जाते हैं वो अपना दिखाते हैं कि हाँ देखिए सर ये मान्य है, स्टैंडर्ड है ये। अगला है पीयर रिव्यू, क्या वह टेक्नोलॉजी जो है किसी मैगज़ीन में निकाली गई है या उसकी समीक्षा हुई है। वैज्ञानिक जर्नल जैसे निकलते हैं तो क्या वह टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। बात वही है जो पिछली वाली में बताया। इसमें है कि एक पॉइंट ये बस ये जोड़ दिया है कि जर्नल में प्रकाशित या कहीं समीक्षित है, कहीं लिखी हुई है। जैसे बुक में हमारे बहुत सारे फिजिक्स के रूल लिखे हुए थे उस तरीके से। एरर रेट, उस टेक्नोलॉजी में गलती करने की संभावना कितनी है। ऐसा तो है नहीं कि हर टेक्नोलॉजी 100% रिजल्ट दे दें, कुछ क्या एरर रेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती, कितनी रेट हो सकती है उसमें दिया हुआ है। मानक और नियंत्रण, क्या उस तकनीक को लागू करने के लिए कड़े नियम मौजूद हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए उस तकनीकों को। केमिकल्स का रेशियो कितना होना चाहिए, वो जो मशीन है उसमें किस तरीके का कितना सैंपल कितनी देर के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, क्या कोई इसका स्टैंडर्ड है। अगला है जनरल एक्सेप्शंस, ये जैसे फ्राई के नियम में भी कहा गया था वो यहाँ पर है। क्या इसको वैज्ञानिक कम्युनिटी जो है हमारे साइंटिस्ट की कम्युनिटी है क्या वो इसको मान्यता करती है, क्या वो मान्य है जो आपने जो इसमें रूल लगा के रखे हैं। जैसे न्यूटन का नियम के आधार पे कोई भी काम किया गया या ऊष्मागतिकी के जो हमारे थर्मोडायनामिक्स के रूल होते हैं उनके आधार पे काम किया गया है क्या, या फिर अपनी तरीके से बना दिया है कुछ। तो यह है जनरल एक्सेप्टेंस। तो डावर्ट का नियम में क्या क्या है, न्यायाधीश को द्वारपाल की भूमिका दी गई है जो वैज्ञानिक वैधता की जांच करते हैं। नियम का है परीक्षण क्षमता करना, पीयर रिव्यू करना, और त्रुटि दर यानी एरर रेट क्या है इसका, स्टैंडर्ड और कंट्रोल्स क्या है, सामान्य स्वीकृति क्या यह हर जगह मान्य है। अगला है, आगे देखते हैं दोस्त। ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहले ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो फॉरेंसिक विज्ञान की स्वीकार्यता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत थी। फिर ये जो हम सभी जानते हैं जैसे कि हमारे कानून अपडेट हो गए 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुए, जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह पे हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गई, बीएसएस और बीएसए आ गए। तो अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की स्वीकार्यता जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में क्या क्या है, विशेषज्ञ की राय होती है। कानून के अनुसार अदालत केवल ठोस तथ्यों को मानती है, राय को नहीं मानती है। लेकिन फॉरेंसिक विज्ञान एक ऐसा अपवाद है जिसमें विशेषज्ञ की राय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। यह नए कानून की बीएसए की धारा 39 में इसका प्रावधान है कि अदालत इसमें अनुमति देता है कि विज्ञान कला विदेश कानून फिंगरप्रिंट, लिखावट की पहचान और विशेषज्ञों की राय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करती हैं। धारा 39 में दिया गया है। विशेषज्ञ कौन होते हैं। विशेषज्ञ वो होते हैं जो अपने विषय में पारंगत होते हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण, डिग्री, अध्ययन का अनुभव, वो विशेषज्ञ होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट। विशेषज्ञ की राय हो गई। दूसरा क्या हो गया, संपोषक साक्ष्य, कोरोबोरेटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या है कि भारतीय कानून व्यवस्था में फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपने आप में पूर्ण सबूत नहीं माना गया है। यानी कि केवल यह नहीं है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पे इसको पूर्णता मान लिया जाए, वहाँ पे और भी क्या सरकमस्टांसेस थे, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है,
परिस्थितियाँ क्या थी, उन सबको मिला करके चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो एक महत्वपूर्ण फैसला है गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसमें कहा गया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट एक सलाहकारी और कोरोबरेटिव एविडेंस है। कोर्ट जो है माननीय अदालत है, ये केवल फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती, अन्य सर्कमस्टांशियल जैसे एविडेंस बताया था और गवाह के आधार पे आगे अपना फैसला लेती हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक्स, डिजिटल से संबंधित क्या है, मोबाइल है, सीसीटीवी है, लैपटॉप है, उसके अंदर जो डेटा है, चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, बैलेंस ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल फॉरेंसिक जब हमारा जो रिपोर्ट पर तैयार की जाती है तो उसके साथ में धारा 63 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 63 की रिपोर्ट भी लगती है। पहले ये 65 भी था, जो हमारा पुराना कानून था उसमें धारा 65 भी थी। नए कानून में धारा 63 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डिजिटल फॉरेंसिक या डिजिटल एविडेंस की जांच के बाद जो रिपोर्ट बनती है उनके प्रामाणिकता के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए किस धारा के अंतर्गत सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो बीएसए की धारा 63 के तहत जारी किया जाता है। ये क्या होता है, किसी भी डिजिटल एविडेंस को जो जांच की गई है उसमें ये बताता है कि इस एविडेंस में कोई भी अलग से छेड़छाड़ नहीं की गई है, यह एविडेंस पूरी सुरक्षित तरीके से हमारे पास पहुंचा है और अदालत में मान्य करने के लिए ये अनिवार्य रूप से सर्टिफिकेट लगता है। हैश वैल्यू क्या है? हैश वैल्यू क्या होती है, किसी भी डिजिटल फाइल की, चाहे फ़ोटो हो, पीडीएफ हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, डिजिटल वैल्यू उसकी एक बनती है, उसके एक नंबर्स होते हैं, ये हैश वैल्यू कहलाती है। अगर इसकी हैश वैल्यू की ज़रूरत क्या है, हैश वैल्यू एक फ़ोटो, मान लीजिए कोई एक पीडीएफ है, आपने कोई एक पीडीएफ कोई डॉक्यूमेंट बरामद किया, उसको इस फ़ोटो उसकी ले ली, या किसी लैपटॉप में एक पीडीएफ मिल गई या फ़ोटो मिल गई, कोई भी डिजिटल एविडेंस, उसकी एक हैश वैल्यू निकाली जाती है, उसकी उसमें जो डेटा है उसकी वैल्यू क्या है। तो एक नंबर, काफ़ी लंबे नंबर्स लिख करके आते हैं, पर्टिकुलर एक पीडीएफ की या एक फ़ोटो की ये होती हैं, एक फ़ाइल की भी हो सकती है, एक पेन ड्राइव की पूरी हो सकती है। अब उस हैश वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो रिपोर्ट्स में लिख के देते हैं कि ये हैश वैल्यू इस फ़ोटो की, इस फाइल की हैश वैल्यू है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करी जाती है तो हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। हैश वैल्यू का यही एक इंटीग्रिटी के रूप में इसको शामिल किया गया है कि अगर कोई एविडेंस जो हमारा डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसमें छेड़छाड़ की जाती है तो उसकी हैश वैल्यू ज़रूर चेंज हो जाएगी, चाहे उसको हम फ़ोटो को व्हाट्सएप पे ही ना भेजें। मान लो फ़ोटो खींच लिया तो मेरे मोबाइल में उसकी हैश वैल्यू दूसरी आएगी, मैं व्हाट्सएप करके दूसरे को दे रहा हूँ तो उसके में दूसरी आ जाएगी। कोई एक पीडीएफ है, उसमें मैंने एक स्पेस तक क्लिक कर दिया, सेव कर दिया उसको, उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। कहीं पे कोई डॉट लगा दिया, उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस फ़ोटो है कोई, इसको मैंने क्रॉप कर दिया, कोई भी एडिटिंग थोड़ी सी भी उसमें छेड़छाड़ कर दी तो तुरंत उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये पकड़ में आ जाएगा कि जो एविडेंस है उससे छेड़छाड़ की गई है। तो ये है हैश वैल्यू। इसी तरीके से जो अपना 63 होता है वो डिजिटल डिवाइस का एक 63 सर्टिफिकेट बनता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज, आप सीसीटीवी कहीं से डीवीआर उठाएंगे या मोबाइल उठाएंगे तो उसका ये वो बनता है, मॉडल नंबर क्या है, उसकी डिटेल्स उसमें पूरी दी हुई होती हैं, किस कंडीशन में लाया गया। आगे बढ़ते हैं, चेन ऑफ कस्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चेन ऑफ कस्टडी अगर टूट जाती है तो जो साक्ष्य हमारे हैं उनके आधार पर जो रिपोर्ट बनी है कोई मायने नहीं रखती हैं और केस छूट जाता है और
आरोपी जो है बरी हो जाते हैं। चेन ऑफ कस्टडी, अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले जो फील्ड में जाकर घटनास्थल पे एविडेंस को कलेक्ट किया, उनके बारे में लिखा, प्रॉपर सील किया गया, और वो कहाँ कहाँ रन किया है, कहाँ कहाँ गया, कितने कितने दिन रहा है, किसके अंडर में रहा है, वो सब डिटेल उसमें चेन ऑफ कस्टडी में होती है। चेन ऑफ कस्टडी से क्या पता चलता है कि सबूत के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, ये चेन ऑफ कस्टडी से पता चलता है। आगे हम चेन ऑफ कस्टडी के बारे में टॉपिक है पढ़ते हैं। अपराध स्थल से सैंपल उठाना, सील करना, फॉरेंसिक लैब भेजना और जांच करना और फिर वापस आना, ये पूरा एक लॉग होता है, रिकॉर्ड होता है, वो चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है। अगर चेन ऑफ कस्टडी में कहीं भी कोई सुरक्षा दिखी या फिर कोई एविडेंस यहाँ से सील होकर के गया और बीच में उसकी वापस जो आया सील मोहर उसमें टूटी हुई है, तो पता चलता है कि हाँ इसमें एविडेंस से छेड़छाड़ की गई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट को इनवैलिड मान लिया जाता है, इनएडमिशबल। अगले बढ़ते हैं, लैब की मान्यता। अब ये भी नहीं कि कहीं भी उठा करके एविडेंस किसी भी लैब से चेक करवा लो, नहीं, जो सर्टिफाइड हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं लैब में भेजा जाता है, उन्हीं लैब की रिपोर्ट मान्य होती है। जो NABL, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि NABL जो है सर्टिफाइड करती है। NABL क्या है? राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड है। NABL की फुल फॉर्म आप जो है उसका गूगल कर लीजिएगा और हो सकता है पूछा जाए। इसी तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कन्नौज में जो फॉरेंसिक लैब बनी हुई है उसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में मिला है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के लिए दोस्त इतना ही, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि एक स्टोरी बता करके चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो जो लास्ट तक नहीं देखते हैं और स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है उन्हें समझने में प्रॉब्लम आ जाए। एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बना करके अच्छे से इसमें मार्क्स गेन करेंगे। कोई इसमें क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आगे पढ़ते रहिए दोस्त, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।